नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी आदित्यनाथ को आज बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया। कल शाम 4 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता ने तमाम दुष्प्रचार के बावजूद बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताया। उन्होंने कहा कि यूपी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 तक यूपी को कुशासन से सुशासन में बदलने का काम हुआ। अब सुशासन को और मजबूत बनाने के लिए सभी को एक टीम बनकर काम करना है। उत्तर प्रदेश में रिफॉर्म की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी सुशासन की बात हो सकती है और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला का। सौरभ, मुख्यमंत्री के पद की शपथ तो लेंगे यहां पर योगी आदित्यनाथ, बाकियों के बारे में क्या कुछ खबर मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल इस समय लोक कल्याण भवन में बैठक खत्म हुई है। तमाम नव निर्वाचित विधायक बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ अशोक कोरी जी हैं जो सलोन से विधायक हैं और इस बार सलोन से विधायक बन के निकले हैं। सर, ये बताइए, आप आज अभी बैठक हुई, आप लोगों ने अपना नेता चुना है योगी जी को, क्या भावनाएं हैं, क्या कल देखेंगे, कौन कौन कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहा है, कुछ पता चल पाया? अब कौन कौन मंत्री बनेगा ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन आदरणीय योगी जी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और इससे हम सभी नवनिर्वाचित विधायकों में बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि प्रदेश की आम जनमानस भी आज बहुत खुश होगी। आप विधायक जीत के आए हैं, सलोन से जीत के आए हैं, आप क्या कुछ संदेश दिया योगी जी ने और अमित शाह जी ने जब आप लोग थे वहाँ पर अंदर, क्या कुछ लेकर के जा रहे हैं जब बाहर निकल रहे हैं आप यहाँ से? तो देखिए, आदरणीय अमित शाह जी ने उनका जो मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है उसका पूरा सार यह है कि जिस तरह से पिछले 5 साल सरकार ने काम किया, आगे आने वाले 5 सालों में भी सरकार उससे और अधिक गति से कितना विकास कार्य करा पाएगी, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, पिछड़ों के लिए, रोजगार जिनको नहीं मिला बेरोजगारों के लिए, उनके लिए हम लोग जितना काम कर पाएंगे उसके लिए कितनी ताकत से हमें लगना है, कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप देखेंगे पिछले कोरोना की वजह से बहुत सारे काम ऐसे थे जो अधूरे से रह गए, उन पर रोक लग गई थी। अभी उन कामों को भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। तो देखिए, जैसे बता रहे हैं कि इनको बताई गई सारे नवनिर्वाचित विधायक हैं, ये प्राथमिकताएं क्या होंगी। देखिए, कैबिनेट के बारे में बोले तो जो पता चल पा रहा है, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि केशव मौर्य और दिनेश शर्मा को दोबारा से उप मुख्यमंत्री के तौर पर रिपीट किया जाएगा कादम्बिनी, लेकिन ये आधिकारिक नहीं हुआ है। जब तक आधिकारिक ना हो जाए तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन ये चर्चा है। इसके अलावा 8 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, कुछ जो मंत्री हैं उनका विभाग बदले जा सकते हैं और देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसको दिया जाता है। पहले केशव मौर्य जी के पास था। शिक्षा मंत्री किसको बनाया जाता है, महेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ब्रजेश पाठक जो कि दोबारा जीत के आए, इस बार लखनऊ कैंट जीते हैं, उनका कद बढ़ाया जा सकता है। तमाम इन नामों की चर्चा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कादम्बिनी, जब तक सब कुछ आधिकारिक ना हो जाए तब तक कहना मुश्किल है। हम सब जानते हैं 2017 में मनोज सिन्हा काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए थे और बाद में ये अनाउंस हुआ कि योगी होंगे मुख्यमंत्री और केशव मौर्य और दिनेश शर्मा। तो तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास पहुंच करके सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं और कल शाम 4 बजे भव्य समारोह में वो शपथ लेंगे। लगभग 70,000 लोग इकाना स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम है लखनऊ का, वहां मौजूद रहेंगे। वहां पर शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के इस पूरे भारत में, सब यहाँ पर होंगे। हम शिवराज सिंह चौहान, जयराम ठाकुर, पुष्कर धामी, प्रमोद सावंत, सबको कल यहाँ देखेंगे। तो काफ़ी भव्य रहने वाला है समारोह और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। समझ लीजिए कि यूपी कितना महत्वपूर्ण है और 2024 की तैयारी बीजेपी अभी से शुरू कर चुकी है। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल का इंतजार करना होगा जबकि आधिकारिक रूप से सब कुछ सामने आ जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ कल शाम 4 बजे एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और रुक करते हैं अगली खबर का।
बीरभूम की घटना को लेकर अब राजनीति काफी गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने रामपुर हाट पहुंची। वहीं बीजेपी की एक टीम ने आज बीरभूम का दौरा किया। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। राजीव रंजन की रिपोर्ट। बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने का मुद्दा बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को गरमा रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने रामपुर हाट पहुंची। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमें भाबते पारिनी एरकम नृशंस घटना घटते पारे कखनो। যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। बीरभूम की हिंसा को लेकर टीएमसी के 13 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। टीएमसी नेताओं ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार को राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए। गवर्नर जो काम करते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का खिलाफ में है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इज अंडर थ्रेट, तो उनको आप विथड्रॉ कर लीजिए। और रामपुर हाट को लेके प्रधान गवर्नर को मुख्यमंत्री जो चिट्ठी दिया, वो चिट्ठी का कॉपी हम लोग अमित शाह जी के हाथ में सौंप दिया। वहाँ पे जो जंगल राज को फिर भी वहाँ पे लागू करने के लिए जो इसका खिलाफ राज्यपाल जो बोल रहा है ये होना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे लागू करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग हटाने के लिए कह रहा है। 2 दिन पहले इसी मुद्दे पर बंगाल बीजेपी के सांसदों ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। वो लिपापोती करने गए, वो डरते हैं कि गृह मंत्री पता नहीं क्या कर देंगे। कांग्रेस इस मामले में अलग थलग नहीं दिखना चाहती है। लोकसभा में उसके नेता अधीर रंजन चौधरी भी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। ये मध्यकालीन बर्बरता की जीता जागता नजारा है। पहले टीएमसी नेता की हत्या और फिर उग्र भीड़ की ओर से संदिग्धों के घर जलाए जाने से 8 लोगों की मौत पर अब राजनीति भी जम के हो रही है। सरकार और पुलिस व्यवस्था पर राज्यपाल का निशाना टीएमसी की नाराजगी की वजह है। एक तरफ मौत का मातम है तो दूसरी तरफ राजनीति। बीरभूम से सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के बठिंडा में 11 साल के एक लड़के का यौन शोषण उसके ही एक पड़ोसी ने किया। आरोपी झूठ बोलकर बच्चे को नजदीकी मैदान में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। न सिर्फ पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, पंचायत से भी पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं मिली। जब कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन ने इस मामले में दखल दिया, तब जाकर बच्चे के माता पिता को कानूनी मदद मिलनी शुरू हुई। देखिए ये रिपोर्ट। ये वाकया बीते साल 8 फरवरी का है, जब 11 साल का बच्चा बठिंडा में मौजूद अपने घर के नजदीकी मैदान में खेलने गया था। जब बच्चा वापस अपने घर लौटा तो उसके चेहरे पर डर था और आंखों में आंसू। बच्चे की मां को समझ आ गया था कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। सहमी हुई आवाज में बच्चे ने अपनी मां को बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला जसविंदर उसे एक मोटर रूम में ले गया, जबरदस्ती उसके कपड़े उतारे और उसके साथ बलात्कार किया। 20-25 मिनट बाद जब मेरा बेटा घर आया तो उसने बताया मेरे साथ ऐसी हरकत की है। वो रो रहा था। मैंने उसके पिता को बताया और हम तुरंत पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लिखवाने। बच्चे को न्याय दिलाने के लिए माँ बाप तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचे ताकि अपनी शिकायत दर्ज करा सके, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। पुलिस ने कहा कि शिकायत दर्ज करने से बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इस बीच आरोपी के परिवार वालों की तरफ से पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिलती रहीं। कुछ दिनों बाद जब ये मामला गांव की पंचायत में उठा
तो पंचायत की ओर से आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच समझौता करवाने के लिए जोर डाला गया और आरोपी से 6 महीने के लिए गांव छोड़ने के लिए कहा गया। पूरी घटना से पीड़ित बच्चा मानसिक तौर पर बेहद परेशान होकर अवसाद में चला गया। सारी उम्मीदें खो चुके परिवार को एक आशा की किरण नजर आई जब कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की सहयोगी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन ने इस मामले का संज्ञान लिया। आफ्टर बीबीए इंटरवेंशन 2.5 मंथ तो बाद FIR लॉन्च हुई। 2.5 महीने बाद हमने FIR दर्ज करवाई और 15 दिन में बच्चे का मेडिकल एग्जाम हो गया। वकील देने के लिए हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया और उन्हें पीड़ित मुआवजे के लिए भी लिखा। ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ DLSA ਨੂੰ। बचपन बचाओ आंदोलन ने पुलिस स्टेशन के SHO को पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया और तब जाकर FIR दर्ज हुई और फिर बच्चे को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड मुहिम देश भर में उन बच्चों की मदद में जुटी हुई है जो शारीरिक शोषण और बलात्कार जैसे अपराधों का शिकार होते हैं। आपका साथ इन बच्चों के भविष्य के लिए मददगार होगा। साथ आएं और मदद करें क्योंकि हर बच्चे की जिंदगी बेहद अहम है।